हमारी दुनिया असल में लगातार बदल रही है। दूध खट्टा हो जाता है, लोहे पर जंग लग जाता है, यहाँ तक कि हमारी हर सांस भी एक बदलाव है। इन सब के पीछे क्या है? ये केमिस्ट्री की एक तरह की सीक्रेट भाषा है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया है। तो आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि चीज़ें कैसे बदलती हैं और वैज्ञानिक इन बदलावों को कागज़ पर कैसे लिखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम रोजमर्रा के बदलावों से शुरू करेंगे, फिर उन संकेतों को पहचानेंगे जो एक रासायनिक अभिक्रिया की ओर इशारा करते हैं, फिर केमिस्ट्री की शॉर्टहैंड सीखेंगे, प्रकृति का सबसे जरूरी नियम जानेंगे और आखिर में समीकरणों को बैलेंस करने की कला में माहिर बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए अपने आसपास की दुनिया पर ही एक नजर डालते हैं। बदलाव हर जगह हो रहा है, अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने। जरा सोचिए, ये तीनों सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन इन सभी के केंद्र में एक ही चीज है, एक रासायनिक अभिक्रिया। हर मामले में जो शुरुआती पदार्थ है, उसकी पहचान, उसकी प्रकृति, सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है और कुछ बिल्कुल नया बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलता है कि कोई रासायनिक बदलाव हुआ है, सिर्फ एक भौतिक बदलाव नहीं। अच्छी बात यह है कि इसके कुछ साफ साफ संकेत होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वो 4 सुराग हैं जो हमें बताते हैं कि एक रिएक्शन हो रहा है। सोचिए, जब लैब में जिंक के दानों पर एसिड डाला जाता है तो क्या होता है? तेजी से बुलबुले उठते हैं। यह है गैस का निकलना। और अगर उस बीकर को छुआ जाए तो वो गर्म महसूस होगा। यह है तापमान में बदलाव। ये असल में प्रकृति के इशारे हैं जो कह रहे हैं यहां केमिस्ट्री हो रही है। तो अब जब हम रिएक्शंस को पहचान सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं कि वैज्ञानिक उन्हें लिखते कैसे हैं। लंबे लंबे वाक्य लिखने के बजाय वो एक बहुत ही स्मार्ट और छोटी शॉर्टहैंड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, किसी भी रिएक्शन के 2 मुख्य किरदार होते हैं। अभिकारक यानी बिफोर वाली सिचुएशन, वो चीजें जिनसे शुरुआत होती है, और उत्पाद यानी आफ्टर वाली सिचुएशन, वो नई चीजें जो रिएक्शन के बाद बनती हैं। आसान है ना? अब देखिए, यहां जो वाकई दिलचस्प है वो है इसका विकास। हम एक शब्द समीकरण से शुरू कर सकते हैं, जो ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी नहीं देता। लेकिन जैसे ही हम शब्दों को उनके केमिकल फॉर्मूलाओं से बदलते हैं, जैसे Mg और O2, तो समीकरण कहीं ज्यादा सटीक और काम का हो जाता है। ये सिर्फ अक्षर बदलना नहीं है, ये जानकारी जोड़ना है। लेकिन एक मिनट, यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये समीकरण जैसा लिखा है अभी पूरी कहानी नहीं बता रहा। इसे कंकाली समीकरण या स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। मतलब ये रिएक्शन का सिर्फ एक ढांचा है। ये अभी तक एक बहुत ही जरूरी नियम का पालन नहीं कर रहा है, और वो नियम सब कुछ तय करता है। ये केमिस्ट्री का कह सकते हैं गोल्डन रूल है, एक ऐसा सिद्धांत जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि आप यूं ही परमाणुओं को बनाए या गायब नहीं कर सकते। वो बस अपनी जगह बदलते हैं, नए पार्टनर्स के साथ जुड़ते हैं और नए कंपाउंड बनाने के लिए खुद को रीअरेंज करते हैं। सीधी सी बात है, जो कुछ भी अंदर जाता है उसे बाहर आना ही पड़ता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हमारे पास बाईं ओर 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो दाईं ओर भी 2 ऑक्सीजन परमाणु होने ही चाहिए। यही वजह है कि हमारा कंकाली समीकरण अधूरा था। उसे बैलेंस करना, उसे संतुलित करना जरूरी है। तो चलिए इस परमाणुओं की पहेली को सुलझाते हैं। एक समीकरण को संतुलित करना, जानते हैं, एक लॉजिक गेम की तरह है, जिसमें यह पक्का करना होता है कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर हों। ये रहा हमारा उदाहरण। लोहा और भाप मिलकर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। जैसा कि दिख रहा है, ये अभी संतुलित नहीं है। ये टेबल प्रॉब्लम को साफ साफ दिखाती है। हमारे पास बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ एक आयरन परमाणु है, लेकिन दाईं तरफ 3 हैं। और ऑक्सीजन के साथ भी वही कहानी है, बाईं तरफ 1 और दाईं तरफ 4। हमें इसे ठीक करना होगा। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम बाईं ओर H2O के आगे 4 लगा देते हैं। बढ़िया, अब दोनों तरफ 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं। लेकिन ऐसा करने से हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया। अब बाईं ओर 8 हो गए हैं। कोई बात नहीं, इसे ठीक करते हैं। दाईं ओर H2 के आगे 4 लगा देते हैं, और अब हाइड्रोजन भी दोनों तरफ 8 हो गया। आखिर में आयरन को देखते हैं। दाईं ओर 3 है, तो हम बाईं ओर Fe के आगे 3 लगा देते हैं। देखा, एक एक करके पहेली सुलझ गई। और ये देखिए, सब कुछ पूरी तरह से बराबर है।
हर एलिमेंट के लिए बाईं ओर के परमाणुओं की संख्या अब दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या के बराबर है। हमारा समीकरण अब प्रकृति के नियम का सम्मान करता है। और ये रहा हमारा अंतिम, पूरी तरह से संतुलित समीकरण। ध्यान दें कि हमने इसमें S यानी सॉलिड और G यानी गैस जैसे प्रतीक भी जोड़े हैं। इससे समीकरण और भी ज्यादा जानकारीपूर्ण बन जाता है, जो हमें हर पदार्थ की भौतिक अवस्था भी बताता है। तो इस सब का मतलब क्या है? समीकरणों को संतुलित करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यह सिर्फ एक क्लासरूम की एक्सरसाइज नहीं है। ये ज्ञान हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने और उन्हें वर्गीकृत करने की शक्ति देता है। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक दवाएं बनाते हैं, नए मटेरियल डिजाइन करते हैं, यहां तक कि रॉकेट के लिए सही ईंधन की मात्रा भी कैलकुलेट करते हैं। उदाहरण के लिए एक तरह की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये तब होती है जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर एक बड़ी चीज बनाती हैं। एक क्लासिक उदाहरण है जब बिना बुझे चूने में पानी मिलाया जाता है। वो मिलकर बुझा हुआ चूना बनाते हैं, और अगर ये कभी होते हुए देखा है तो पता होगा कि इससे बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। ऐसी अभिक्रियाएं जो गर्मी छोड़ती हैं उन्हें ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो अगली बार जब कोई केक बेक हो रहा हो, पत्तियां अपना रंग बदल रही हों, या बस एक गहरी सांस ली जाए, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा। अब जब ये कोड पता चल गया है तो अपने चारों ओर हर जगह रासायनिक कहानियों को घटित होते हुए देखना शुरू किया जा सकता है।